अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। आज मैं हल करने जा रहा हूँ एमएड 2018 का जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसके परिचय सवालात मेरे सामने हैं। चलिए उसे हल करते हैं। वक्त ज़ाय न करते हुए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिस्से अलिफ, पार्ट ए, इल्म तदरीस पेडागोजी। लफ्ज़ पेडागोजी के क्या माने हैं? पेडागोजी फ़न तदरीस का नाम है, पढ़ाने के फ़न का नाम है, लेकिन इसका लफ्ज़ी मीनिंग जो है टू लीड द चाइल्ड, ये है टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी का माना हुआ है टू लीड द चाइल्ड। सवाल नंबर 2, किसी उस्ताद का अहम तरीन काम क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, न तो लेक्चर देना अहम काम है, न तयन क़द्र है, न तलबा पर तवज्जो। असल चीज़ उनका है तदरीस को मुनज़्ज़म करना। ठीक है, चलिए आगे। तो सवाल नंबर 2 का जवाब हुआ तदरीस को मुनज़्ज़म करना। चलिए, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। जब टीचिंग को मैनेज करेगा, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग करेगा, तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। उसमें तलबा पे तवज्जो भी हो जाएगा, तयन क़द्र भी हो जाएगा, लेक्चर भी हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि वो पहला फ़लसफ़ी जिसने तालीम में खेल की अहमियत को वाज़ेह किया, तो वो जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। नो टेंशन, जॉन लॉक है। चलिए, अमली इक्तिसाब से मुराद तालीम का खाली जगह पर इतलाक़। अमली इक्तिसाब, प्रैक्टिकल लर्निंग से मुराद तालीम का क्या? हकीकी दुनिया पर इतलाक़, समाज पर इतलाक़, मश्क पर इतलाक़, मुजर्रद इल्म पर इतलाक़। ए और सी तो है नहीं, बी और डी में कन्फ्यूज़न है, तो रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड पर इतलाक़ यही होगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकल लर्निंग जो भी सीखते हैं वो इसलिए ताकि हम जब असली दुनिया में वापस आएँ तो वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकें। तो आपका जवाब हुआ डी। अगला देखिए, तरक्की पसंद फ़लसफ़ा का इस बात पर अक़ीदा है कि तालीम खाली जगह के तजर्बे से हासिल होती है। उस्ताद के तजर्बे से हासिल होती है या समाज के तजर्बे से हासिल होती है? तो इसका जवाब है कि समाजी तजर्बे से हासिल होती है, मतलब समाज के तजर्बे से। तो यहाँ पर डी भरा जाएगा। अगला देखिए, छठा नंबर, तालीमी इदारों का निसाब तालीम खाली जगह पर मबनी होनी चाहिए। किस पर मबनी होना चाहिए? फ़कत नज़रियाती इल्म पर? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मश्क पर? नहीं। नज़रियाती इल्म और मश्क दोनों पर? ये भी है, लेकिन इससे अच्छा जवाब है नज़रियाती इल्म, मश्क और तहक़ीक़, इन तीनों पर मबनी होनी चाहिए। कहीं का भी सिलेबस, किसी भी तालीमी इदारे का सिलेबस, वहाँ पर थ्योरेटिकल भी पढ़ाया जाता हो, प्रैक्टिकल भी करवाया जाता हो और रिसर्च भी जारी हो, ताकि नए नए तरीक़े तदरीस और नई नई चीज़ें शामिल की जाती रहें। आगे चलिए, सवाल नंबर 7, तालीम का तरक्की पसंद फ़लसफ़ा इक्तिसाब बराए। तालीम का प्रोग्रेसिव जो फ़िलासफ़ी है उसमें लर्निंग बराए किस चीज़ के लिए? लर्निंग बराए राइटिंग? नहीं। लर्निंग बराए रीडिंग? ये भी नहीं। लर्निंग बराए डूइंग? ये भी नहीं। क्योंकि लर्निंग बराए इंजॉइंग, ये हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा डी। चलिए आगे। फ़लसफ़ियों के नुक्ते नज़र से तदरीस एक खाली जगह क्या है? फ़न है, फ़नून का मजमुआ है, साइंस है, तकनीक है? फ़लसफ़ियों के नुक्ते नज़र से तदरीस एक आर्ट है। आर्ट का ही उर्दू क्या होता है? फ़न। ठीक है, चलिए आगे। पढ़ाना एक टीचिंग एक आर्ट है। तहतानवी तालीम में, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में, मुअल्लिमात को, मतलब लड़कियों को या फ़ीमेल टीचर को तरजीह क्यों दी जाती है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जज्बात को बेहतर तौर पर समझती हैं, वो आंसू भी बहा सकती हैं, तलबा उनसे खौफ महसूस नहीं करते, मर्दों को ये पेशा पसंद नहीं। तो ज़ाहिर सी बात, इसमें सबसे सूटेबल जवाब होगा कि वो बच्चों के जज्बात को बेहतर तौर पर समझती हैं। तो जवाब हो जाएगा ए। आगे चलिए। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है उनके इक्तिसाब की का खाली जगह कम होती ऑब्लिक होता जाता है। क्या मतलब? सीखने की रफ्तार कम होती जाती है, सीखने की ताकत ख़त्म होती जाती है, सीखने का मेयार घटता जाता है या मकदार कम होता जाता है? असल चीज़ है कि रफ्तार घट जाती है, क्योंकि बचपन में आदमी ज़ीरो से सीखना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया होती है सीखने के लिए, तो वो अच्छी खासी चीज़ें सीख रहा होता है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से सीख रहा होता है। लेकिन जब आदमी एक स्टेज को पहुंच जाता है तो वो दुनिया की बेशतर ज़रूरी चीज़ें सीख चुका होता है। कैसे खाना है, कैसे पहनना है, किन से मिलना है, क्या करना है, नहीं करना है, कौन दोस्त रिश्तेदार है, कौन हमारा रिश्ते में क्या लगेगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो सीख चुका होता है एक बच्चे के मुकाबले में। तो बचपन में सीखने की रफ्तार बड़ी तेज़ होती है, जो जो उम्र बढ़ती है रफ्तार घट जाती है।
अलबत्ता मेयार बढ़ जाता है सीखने का बड़े होने के बाद। तो 10 में ये पूछा है तो इक्तिसाब का की रफ्तार कम होती जाती है, ठीक है, या कम होने का सवाल है, तो आपका जवाब हो जाएगा रफ्तार, ठीक है। आगे चलिए, आम अंग्रेज़ी देखिए, जनरल इंग्लिश भी पूछा जाता है। लेट अस गो, आओ चलें, फॉर शॉपिंग, टू शॉपिंग, टू तो नहीं लगेगा, विद शॉपिंग ये भी नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, लेट अस गो फॉर शॉपिंग, तो आंसर हो गया फॉर। 12 नंबर, शी इज़ नॉट सीन इवन स्माइलिंग दिस डेज, आजकल वो मुस्कुराती हुई भी नहीं दिखती है। शी इज़ रादर पेंसिव, शायद वो कुछ फ़िक्रमंद है। व्हाट डज पेंसिव मीन, पेंसिव का क्या मीनिंग है? पेंसिव का मीनिंग वही थॉटफुल है, मतलब फ़िक्रमंद है, कुछ किसी चीज़ में वो गर्क है, किसी चीज़ में उलझी हुई है, सोच रही है, तो पेंसिव का मीनिंग होगा थॉटफुल, फ़िक्रमंद। आगे चलिए, तो आंसर ये हो गया। 13 नंबर में देखिए, ही प्रोड्यूस्ड cogent reasons for the change of policy. What is the opposite of cogent? He produced cogent reasons. उन्होंने क्या बोलेंगे उसको, मजबूत दलाइल पेश किए, या के लिए मुदल्लल सबूत पेश किए, फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को बदलने के लिए। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉगेंट, कॉगेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो कॉगेंट अगर हम मुदल्लल तरीक़े को बोलें, मुदल्लल बोलें, तो उसका हो जाएगा इम्प्रॉपर भी नहीं होगा, फिल्मसी भी नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा, अनकन्विंसिंग होगा। कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को सहमत करा लेना, राज़ी करा लेना, उसको बेबस कर, लाजवाब कर देना, उसके जहन में अपनी दलील उसके जहन में उतार देना, इतना कि वो क्या बोलेंगे उसको, आपसे मुत्तफ़िक़ हो जाए। तो कॉगेंट का मतलब अगर मुदल्लल गुफ्तगू करना हुआ तो अनकन्विंस का मतलब हो गया गैर मुदल्लल, मतलब कि सामने वाला राज़ी नहीं हो पा रहा है, आपसे सहमत नहीं हो पा रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी, मतलब अनकन्विंसिंग, ठीक है। माई फादर कीप्स ऑल हिज खाली जगह पेपर्स इन ए लॉक एंड की, मेरे वालिद साहब सभी अखबारात को कहाँ रखते हैं, ताला चाबी लगा के रखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, जो सुटेबल वर्ड है उससे इस खाली जगह को भरिए। तो यहाँ है रिक्वायर्ड, ज़रूरी कागजात, बी नेसेसरी पेपर्स, ज़रूरी पेपर, यूज़फुल पेपर्स, कॉन्फिडेंशियल पेपर, तो जवाब होगा ताला चाबी कितना ही फ़ायदेमंद कागज़ हो, ज़रूरी नहीं उसमें लगाएं। ये जवाब तो सब हो सकता है, लेकिन सुटेबल जवाब है कॉन्फिडेंशियल, जो बहुत ही राजदाराना पेपर होगा, कोई सरकारी कागजात होगा, कोई बहुत ही अहम डिग्री होगी वगैरह वगैरह, तो उसी को आप ताला चाबी लगा करके रखिएगा। तो कॉन्फिडेंशियल सबसे ज़्यादा अहम वर्ड है, तो इसका जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल। चलिए आगे। 15, एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, पार्टियों में या पार्टी में वो हमेशा एक इन हाई स्पिरिट्स, क्या बोलेंगे, उनके अंदर एकदम रूह भरी रहती है, पार्टी में वो हमेशा तरोताज़ा रहता है, उनमें स्पिरिट भरी रहती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू बी इन हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट में होने का क्या मतलब है? टॉकेटिव, बातूनी होना, चेयरफुल, खुशगवार मूड में होना, ड्रंक, नशे में होना, अनकंट्रोलेबल, नाकाबिले कंट्रोल होना, ज़ाहिर सी बात चेयरफुल होगा, जिसका मतलब ये होता है खुशगवार मूड में होना वगैरह वगैरह। चलिए आगे। आई एम टायर्ड, आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं 7 बजे से काम कर रहा हूँ। चेंज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस सो एज टू मेक इट मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, इस लफ्ज़ को, इस जुमले को सही कीजिए ताकि ये मीनिंग के एतबार से और ग्रामर के एतबार से दुरुस्त हो सके। आई एम टायर्ड, आई एम वर्किंग, दो लफ्ज़ है, आई एम टायर्ड, आई वॉज वर्किंग होगा, असल सवाल इस लफ्ज़ पर है, अंडरलाइन तो क्या ही नहीं है, तो हम कर देते हैं अंडरलाइन, आई एम वर्किंग, ठीक है ना। इसको सही करना है। तो आई एम टायर्ड, उसके बाद क्या होगा, आई वाज वर्किंग होगा, नहीं ये नहीं होगा। आई हैव बीन वर्किंग होगा, शायद हो सके। आई हैड बीन वर्किंग होगा, या आई हैड बीन वर्किंग, आई हैव हैड बीन वर्किंग, डी तो होगा नहीं, उसमें हैव भी लगा हुआ है और हैड भी लगा हुआ है, तो इसे हटाइए। आई हैड बीन वर्किंग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहने वाला क्या कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं 7 बजे से काम कर रहा हूँ, तो मतलब ये हुआ कि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है, तो एक तरह से ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, सी वाला आंसर होगा, आई हैव बीन वर्किंग। चलिए आगे, तो हो जाएगा आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग सिंस o'clock,
चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेंस द करेक्ट सेंटेंस एमंग फोर। इन चारों में से जो सही दुरुस्त जुमले हैं उसको चुनिए। माई सिस्टर हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। मेरी बहन अमेरिका के लिए रवाना हो गई पिछले हफ्ते। बी में देखिए, माई सिस्टर हैड बीन लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। मेरी बहन रवाना कर दी गई अमेरिका के लिए लास्ट हफ्ते में, पिछले हफ्ते। माई सिस्टर हैज़ लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। मेरी बहन अमेरिका जा चुकी है लास्ट हफ्ते में। माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। मेरी बहन अमेरिका को चली गई लास्ट हफ्ते। सब बहुत करीब करीब लग रहा है, तो बी वाला तो होगा नहीं। तो इसमें ए आंसर होगा, माई सिस्टर हैड लेफ्ट। मेरी बहन अमेरिका, सॉरी, माई सिस्टर हैज़ लेफ्ट होगा। मेरी बहन अमेरिका के लिए रवाना हो गई है या जा चुकी है पिछले हफ्ते। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे देखिए, आई विल राइट ए लेटर टू यू टेंटेटिवली। मैं तुम्हें उसी वक्त या हंगामी सूरत हाल में ख़त लिखूँगा। ठीक है, खाली जगह द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। मैं तुम्हें फ़िलवक्त, टेंटेटिवली मतलब बरजस्ता या उसी वक्त, वक्त ज़रूरत, तो मैं ख़त लिखूँगा जिसमें क्या होगा, गाइडिंग द डेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में रहनुमाई होगी, या इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम का डेट दर्ज होगा। अर्जिंग में होता है जोर डालना, इन्वॉल्विंग होता है शामिल करना। तो यहाँ पर बेहतर होगा सबसे अच्छा इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें मैं प्रोग्राम का जो डेट है उसको इंडिकेट कर दूँगा। तो मैं तुम्हें ख़त लिखूँगा उसी वक्त, फिल फॉर, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम का डेट इंडिकेट किया हुआ होगा। तो आंसर होगा डी। ठीक है, आगे चलिए, हाउ मच डिड इट, खाली जगह टू रीच मुंबई बाय कार। ठीक है, हाउ मच डिड इट चार्ज टू रीच मुंबई बाय कार। कार से मुंबई जाने में कितना खर्च पड़ेगा, कितना चार्ज आएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ज, ए। आगे चलिए, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो दुरुस्त स्पेलिंग है वो चुनिए। तो इसका स्पेलिंग जो है ए है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। दुरुस्त स्पेलिंग ए है। ठीक है, देखिए, अब आइए असरी तालीमी मसाइल, कंटम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। मौजूदा वक्त में तालीम के जो मसाइल और मुद्दे हैं उस पर ज़िक्र है। सवाल यह है 21 नंबर का कि 2017 में यौम असातिज़ा के मौके पर कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है, यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है, याद कीजिए। 2017 में यौम असातिज़ा के मौके पर कोई ऐसा पोर्टल शुरू किया गया होगा जो पढ़ने पढ़ाने से होगा। तो हो सकता है कि वो टीचर के लिए ही स्पेसिफिक हो। तो दीक्षा था, इसमें टीचर को तरबियत देने के हवाले से इसमें इस पोर्टल में बात कही गई थी, वगैरह वगैरह। तो ये दीक्षा जो है टीचर की ट्रेनिंग के हवाले से है। ठीक है, नई कौमी तालीमी पॉलिसी की तश्कील के लिए 9 रुकनी कमेटी के सरबराह कौन है। तो इसके सरबराह जो है के कस्तूरी रंगन है, के कस्तूरी रंगन है। आगे चलिए, 25 मई 2017 को CBSE के सेक्रेटरी के ओहदे पर किसका तकर्रुर अमल में आया। तो अनुराग त्रिपाठी का आया। चलिए, किस रियासत के तलबा फ़िलहाल जो CBSE के सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं वो मनोज आहूजा हैं। चलिए आगे, किस रियासत के तलबा अपने स्कूल की किताबें ई-टेक्स्ट बुक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो हरियाणा है। ठीक है, किस रियासत ने अपने तमाम स्कूलों में रियासती ज़बान की तालीम को लाजमी करार दिया है। तो उड़ीसा में उड़िया ज़बान सीखना सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। कौन सा तालीमी इदारा 2017 की ओवरऑल रैंकिंग में बेहतरीन करार पाया, बताइए। ये है, एक सेकंड, ये IIS बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये डी वाला ऑप्शन ठीक है। किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में RRS सरबराह मोहन भागवत को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ी डिग्री अता की। देख लीजिएगा इसको, मुझे नहीं मालूम। भारत में मुलाजमत के हुसूल के लिए UK के किस तालीमी इदारे ने अपने तलबा के लिए इंग्लिश कोर्स तैयार किया है। तो इंग्लिश प्लस हिंदी, तो हिंदी का हिंद, इंग्लिश का इंग्लिश, दोनों को मिला कर के मतलब ऐसा अंग्रेज़ी का कोर्स जो हिंदुस्तान में
समझी जा सके, जिसको पढ़ने के बाद हिंदुस्तान में यहाँ की भाषा बोलना, यहाँ जो अंग्रेज़ी बोली जाती है जिस टोन में, उसे समझना और बोलना आसान हो जाए। तो इसका जवाब है बी। द पोर्ट्समाउथ कॉलेज ने ये कोर्स शुरू किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया का चांसलर कौन है? चांसलर पूछा जा रहा है, न कि वाइस चांसलर। तो इसका जवाब है नजमा हिपतुल्लाह। ठीक है, आगे देखिए। नजमा अख्तर तो वाइस चांसलर है, नजमा हिपतुल्लाह जो है चांसलर है। सर सैयद अहमद ख़ान का मकाम पैदाइश दिल्ली था। चलिए आगे। ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाना, ये है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश क्यों लिख दिया? तफहीमी सलाहियत है ना, तो यहाँ पर कम्प्रीहेंसन का टाइटल इनको लिखना चाहिए। इन्होंने जनरल इंग्लिश, ये गलत है, कम्प्रीहेंसन लिखना चाहिए। ठीक है ना, कम्प्रीहेंसन। ठीक है। ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाना, खातिर खा लुत्फ़अंदोज़ होना और फ़िलवाक़े कामयाब ज़िंदगी गुजारना यकीनन आपका हक़ है, लेकिन उसी वक्त जब आप ज़िंदगी का सलीक़ा जानते हों, कामयाब ज़िंदगी के उसूल आदाब से वाकिफ़ हों, और न सिर्फ वाकिफ़ हों बल्कि अमलन आप उन उसूल आदाब से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता और शाइस्ता बनाने की कोशिश में पैहम सरगर्म भी हों। अदब व सलीक़ा, वक़ार व शाइस्तगी, नज़ाफ़त व पाकीज़गी, तमीज़ व हुस्न इंतख़ाब, तरतीब व तंज़ीम, लताफ़त एहसास व हुस्न ज़ौक़, आली ज़रफ़ी और शराफ़त तबा, हमदर्दी और खैर ख़ाही, नरम खुई और शरी कलामी, तवाज़ु और इनकिसारी, इसार व क़ुरबानी, बेग़र्ज़ी और खुलूस, इस्तिक़लाल व पामर्दी, फ़र्ज़ शनासी और मुस्तैदी, खुदा तरसी और परहेज़गारी, तवक्कुल व जुर्रत इक़दाम। ये वो दिलकश खद्दो खाल हैं जिनकी बदौलत हमारी ज़िंदगी में वो गैर मामूली कशिश और वो अथाह जाज़बियत पैदा हो जाती है, कि लोग बेख्तियार उसकी तरफ खींचने लगते हैं। बड़ी शानदार इबारत है भैया, कहाँ से उठा करके दिए हैं पता नहीं, अल्फाज का तो अंबार है। अब देखिए, ये कम्प्रीहेंसन था, इसको पढ़ करके इसको हल करना है। 31 नंबर, लुत्फ़अंदोज़ के क्या माने हैं? मज़ा उठाना है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। कामयाब की ज़िद क्या है? कामयाब की ज़िद नाकाम है भैया। हक़ की जमा क्या है? हक़ की जमा हक़ूक़ है। यह हक़ाइक़ से धोखा नहीं खाना है, हक़ाइक़ जो हकीकत की जमा है। कामयाब ज़िंदगी गुजारना किसका हक़ है? बाअख़लाक़ लोगों का। इबारत से तो यही समझ में आ रहा है। कौन शख्स कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है? तो इसका जवाब है सी, जो ज़िंदगी के उसूल व आदाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश से पैहम और सरगर्म हो। इबारत से यही जवाब मिलता है। तो 35 का हो जाएगा सी। आगे चलिए। हमारी ज़िंदगी में गैर मामूली कशिश और अथाह जाज़बियत कैसे पैदा होती है? पैदाइशी तौर पर खूबियों और नेकियों के अपनाने से। इबारत से यही समझ में आता है। तो 36 का हो गया, 36 का सी। इबारत में ऐसा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माना नरम गोई से करीब तर हो? नरम गोई से करीब तर हो, शीरी कलामी ही को कहते हैं नरम गोई। जैसे कि आप अगर बिल्कुल नरम अंदाज में बोलें, उसमें कोई सख्ती ना हो, तो उसी को तो शीरी कलामी कहते हैं। तो नरम गोई से करीब तर वर्ड हो गया शीरी कलामी। पैहम के क्या माना है? पैहम फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका माना होता है मुसलसल। ठीक है, अमल पैहम। आगे चलिए। खद्दो खाल के क्या माना है? खुसूसियात को बोलते हैं। जैसे आपके खद्दो खाल, तो आपकी जो खुसूसियात हैं, दिखने वाली खुसूसियात, उसको खद्दो खाल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतरीन खुसूसियात ही उस मीनिंग को अदा कर पा रहा है, ना कामयाबी, ना मोटा, ना बातिन। चलिए। हमारी ज़िंदगी में गैर मामूली कशिश कब पैदा होती है? बनाव सिंगार करने से? सिरात मुस्तकीम तलाश में? नहीं, बल्कि सी, आला खूबियों को अपनाने पर हमारी ज़िंदगी गैर मामूली कशिश हो जाती है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। उर्दू तहरीरी सलाहियत। ज़ैल में कुछ जुमले दिए गए हैं, उनके एक हिस्से में गलती है, उसकी निशानदेही कीजिए। जनवरी 1902 से कलकत्ता से अहसनुल अखबार शाये होने वाली थी। जब अखबार है तो होने वाला था होगा, अहसनुल अखबार शाये होना था। जैसे आपके घर में अखबार आता है या आती है? आता है, तो अखबार मुज़क्कर है, अहसनुल अखबार तो शाये होने वाला था, ये हो जाएगा। ठीक है। मौलाना आज़ाद की वालदा अरब नज़ात थी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थी, क्योंकि इज़्ज़त का लफ्ज़ यही है, थी। ठीक है, आगे चलिए। बाद को मालूम हुई कि सुपरिटेंडेंट ने ये बात हुकूमत बम्बई की ईमा से कही थी। गवार खातिर की इबारत है ये। बाद को मालूम हुई कि सुपरिटेंडेंट ने ये बात हुकूमत बम्बई की ईमा से कही थी। बाद को मालूम हुआ, ये ठीक रहेगा। ठीक है ना, ये भी हो सकता है सुपरिटेंडेंट ने ये बात हुकूमत बम्बई की ईमा से कहा था,
लेकिन मैं ईमा से कही थी। बात है तो बात का भी लिहाज रख करके बात कही थी। देखिए यहाँ पर बाद को मालूम हुई, क्या मालूम हुई भैया, बात मालूम हुई, और बात मुअन्नस है तो बाद को ये बात मालूम हुई। अगर यहाँ पर ये बात को पोशीदा माने तो मालूम हुई भी दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन जुमले में बात एक बार इस्तेमाल हुआ है और वो सुपरिटेंडेंट का मकूला है। सुपरिटेंडेंट ने ये बात हुकूमत बम्बई के, ईमा मतलब होता है इशारा, हुकूमत बम्बई के इशारे से कही थी। तो बाद को मालूम हुई के बजाय बाद को मालूम हुआ कर दीजिए। तबीयत की सुकून हिलना शुरू हो गया था, तबीयत का सुकून हो जाएगा क्योंकि सुकून मुज़क्कर है ना। मेरा सुकून गारत कर दिया फलां ने। तो 44 का जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए। 44 का जवाब हो जाएगा तबीयत का सुकून, यहाँ पर का आएगा। उसकी जगह नई दीवारें चुननी पड़ी, दीवारें हैं तो पड़ी कर दीजिए, उसकी जगह नई दीवारें चुननी पड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा पड़ी। झैल में 4 जुमलों में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। उनका हाफ़ज़ा बहुत तेज़, गलत। उनकी हाफ़ज़ा, गलत। उनका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ था, ये भी गलत। उनका हाफिज़ बहुत तेज़ था, देखिए हाफिज़ लिख दिया है, हाफ़ज़ा होना चाहिए। ये जो है ना हमको लगता है कंप्यूटर मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। उनका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ था तो जवाब हो जाएगा, चौथा जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हाफ़ज़ा होना चाहिए, हाफिज़ नहीं। पूछी, सातवां, पूछी ज़मीन की तो कही आसमान की। पूछा ज़मीन का तो कहा आसमान का, पूछी ज़मीन की तो कहा आसमान का, यही ठीक है, तीसरा वाला। ठीक है, पूछी ज़मीन की तो कहा आसमान का। मुल्ज़िम का तकरीर बहुत ख़तरनाक था, नहीं, मुल्ज़िम की तकरीर बहुत ख़तरनाक थी, तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा। लोगां इन्ना भी तई समझती, लोग इतना भी नहीं समझती, लोग इतना भी नहीं समझते, तो यही जवाब है, तीसरा है, लोग इतना भी नहीं समझते। आगे चलिए। शबाना की शादियाँ, शबाना की शादी में शक्कर का शरबत, शबाना की शादी में, तो जवाब हो जाएगा तीसरा, शबाना की शादी में शक्कर का शरबत बना। तालीम वो ताकतवर तरीन हथियार है जिसे आप दुनिया को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौल किसका है, ये कौल नेल्सन मंडेला ने कहा था। ठीक है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, इस जुमले को हम इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी तहकीक में। आगे चलिए। मनसूबाई तरीक़ा किसकी देन है, ये प्रैग्मेटिज्म की देन है। मनसूबाई तरीक़ा किलपैट्रिक ने स्टार्ट किया था, फिर जॉन डेविन इसको आगे बढ़ाया, तो आपका जवाब हो जाएगा फ़लसफ़े अमलियत। आगे देखिए, फ़लसफ़े की वो कौन सी शाख है जो इल्म और उसके मुताल्लिक़ात का मुताला करती है। एपिस्टेमोलॉजी, इसमें इल्म और मुताल्लिक़ात इल्म हासिल कैसे होता है, इल्म की कितनी अक़साम हैं, ठीक है, नज़रिए इल्म क्या है, ये सारी चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी में बयान होती हैं। 54, वो कौन फ़लसफ़ा है जो मजहबी तालीम की पुरज़ोर वकालत करता है। मिसालियत में है, यानी आयनियत में, ठीक है ना। फ़लसफ़ा मिसालियत या फ़लसफ़ा आयनियत में मजहबी तालीम पर बहुत ज़ोर है। किसका ताल्लुक़ फ़लसफ़ा अमलियत प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफ़ी से नहीं है, तो उसका जवाब है जॉन डेवी, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, इन दोनों का तो अमलियत से है, तो बच गए पेस्टालॉजी, यही है। चलिए, ये जो है फ़लसफ़ा आयनियत वाले हैं, पेस्टालॉजी। चलिए आगे। तालीम को एक समाजी अमल होना चाहिए, इस बात पर किसने ज़ोर दिया। विवेकानंद, रूसो, डेवी, पेस्टालॉजी, किसने ज़ोर दिया तालीम को एक समाजी अमल होना चाहिए। देख लीजिएगा, मुझे यहाँ तो याद आ रहा है जॉन डेवी ने इस पर ज़ोर दिया था। अमलियत, फ़ितरतियत और वजूदियत में कौन सी खुसूसियत मुश्तरक है। अमलियत, फ़ितरतियत और वजूदियत, ये तीनों फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा अमलियत, फ़लसफ़ा फ़ितरतियत, फ़लसफ़ा वजूदियत में कौन सी खुसूसियत मुश्तरक है। तालीम के रूहानी मक़ासद पर ज़ोर, बिल्कुल भी नहीं। फ़र्द पर ज़ोर, यही है। अमलियत, फ़ितरतियत और वजूदियत सब जो है ये तीनों बिलुमूम फ़र्द पर ज़ोर देता है। फ़ितरतियत और वजूदियत तो फ़र्द पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, और इसमें भी, इन तीनों में भी फ़लसफ़ा एग्जिस्टेंशलिज़्म फ़र्द पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देता है, उसके बाद फ़ितरतियत, उसके बाद अमलियत। तो इन तीनों में क़द्र मुश्तरक क्या है, बी है, फ़लसफ़ा ये फ़र्द पर ज़ोर। चलिए आगे।
मार्क्सी तालीमी फ़लसफ़ा किसके करीब तर है? मुझको नहीं पता, आगे चलिए देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझको लग रहा है ये रियलिज़म के करीब होगा। चलिए, तरक्की पसंद तालीम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इस्तिलाह किस फ़लसफ़े से मुतालिक है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो इस्तिलाह है वो फ़लसफ़े अमलियत से मुतालिक है। फ़लसफ़ा अमलियत में ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का यूज़ होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सबसे बड़े जो फ़िलासफ़र हैं वो जॉन डेवी हैं। इसमें भी फ़र्द की तरक्की पर ज़ोर होता है, प्रैक्टिकल वर्क पर ज़ोर दिया जाता है। आगे चलिए, दीवा स्वप्न के मुसन्निफ़ कौन है? दिन में सपना देखना, दीवा स्वप्न के मुसन्निफ़ हैं गिजूभाई बधेका। गुजरात के थे गिजूभाई बधेका, इनकी किताब हम पढ़े हैं। आगे चलिए, तालीम की नफसियाती बुनियादें। अब इस वाले को हल करना है, तालीम की नफसियाती बुनियादें। 25 मिनट हो गया है। दिगर उलूम के मुकाबिल में नफसियात की तेज़ रफ्तार तरक्की का राज किस चीज़ में पोशीदा है? तालीमी नफसियात दिगर उलूम के मुकाबिल में नफसियात की तेज़ रफ्तार तरक्की का राज जो है तजर्बे में पोशीदा है। इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए जो है इन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की किया है। चार्ल्स ई स्कीनर के मुताबिक तालीम नफसियात किसका मुताला है? तदरीस इक्तिसाब का मुताला है, टीचिंग एंड लर्निंग का। आगे चलिए, किसने कहा तालीमी नफसियात की सरहदें लामहदूद और बदलती रहती हैं? ये बात गेट्स ने कही थी, ठीक है, उनकी सरहदें बदलती रहती हैं। तजुर्बाती नफसियात का बानी कौन है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बानी वुंट है, जर्मनी में। नफसियात का कदीम तरीक़ा कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन है। तालीमी नफसियात किससे मुतालिक है? इसमें तालिब इल्म से ही बात होती है, इक्तिसाबी अमल मतलब प्रोसेस से भी बात होती है, और इन्वायरमेंट, इक्तिसाबी सूरत हाल का मतलब इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, इन तीनों से मतलब स्टूडेंट से भी, मतलब इसमें स्टूडेंट से भी बात होती है और प्रोसेस से भी बात होती है, और इसी तरीके से इन्वायरमेंट से भी बात होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो तालीम नफसियात किससे मुतालिक हुआ? सबसे मुतालिक हो गया, तो हो जाएगा डी। ज़हानत से मुतालिक जो नज़रियात है, थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस में कौन सा नज़रिया उमूमी ज़हानत मतलब जनरल इंटेलिजेंस और मुतय्यन ज़हानत मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की मौजूदगी की वकालत करता है? स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी था, ठीक है, उसमें से एक फैक्टर था जी, है ना, मतलब जनरल फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा था एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इनका कहना था स्पीयरमैन का कि जनरल ज़हानत जो होती है, उमूमी ज़हानत, वो हर फ़र्द में यकसा होती है। बस एस फैक्टर या स्पेसिफिक ज़हानत जो होती है, मुतय्यन ज़हानत, वो हर शख्स में कदरे बदल बदल कर होती है। कोई लिखने पढ़ने में माहिर होता है, कोई रटने में माहिर होता है, कोई हिसाब में माहिर होता है, कोई गाने बजाने में माहिर होता है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एस फैक्टर को अलग किया और जनरल फैक्टर को अलग किया। तो जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलिए, सोच का वो अमल जो किसी ऐसे ख्याल या तस्वुर को जन्म दे जो नया हो, असल हो और मुफीद हो, वो क्या कहलाता है? वो तख्लीक़ियत कहलाता है। तख्लीक़ियत में ये आदमी कोई नई चीज़, कोई नया काम करता है जो मुफीद भी हो, ओरिजिनल हो, ठीक है, उससे पहले किसी ने ना किया हो उस काम को। उस तरीक़े का नाम क्या है जिसमें एक वक्त में एक फ़र्द पर तवज्जो देकर उसकी मुताबकत को फ़रोग़ दिया जाता है, ठीक है। ये काम केस स्टडी में होता है। क्या मतलब? केस स्टडी किस पर किया जाता है? जैसे कोई बच्चा चाइल्ड प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, उसमें कोई ऐब है, सपोज़ चोरी करने की का ऐब है, तो उस पर एक टीचर तवज्जो देता है और उसके उस बीमारी को खोजता है, फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करता है ताकि उसका एडजस्टमेंट हो सके। तो ये मेथड केस स्टडी में अपनाया जाता है। जज्बाती तजर्बात होते हैं। देखिए, जज्बात का ताल्लुक़ खुद से है। आप अपने जज्बे को खुद से महसूस कीजिएगा, दूसरे के जज्बे को महसूस करना मुश्किल है। तो इसमें मारूजियत तो नहीं हो सकती है, इसमें आदमी खुद की सोच दाखिल कर लेता है। तो ये मौज़ूई होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव ना कि ऑब्जेक्टिव। आगे चलिए, इत्तलाती और तरसीली टेक्नोलॉजी। HTML से क्या मुराद है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही है। चलिए आगे, मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। चलिए आगे, ई-पाठशाला NCERT और खाली जगह की जानिब से कायम करदा मुश्तरका पोर्टल है।
ई पाठशाला को किसने कायम किया था? तो उसका जवाब है एनसीईआरटी और एमएचआरडी दोनों ने मिलकर किया था। समझ में आ गया? आगे चलिए 73 का, समाजी ज़हानत से क्या मुराद है? सोशल इंटेलिजेंस से। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुद को समाज में एडजस्ट करना और समाज के लायक बनना। ये तभी होगा जब आप अपनी सलाहियत को भी पहचानिएगा और दूसरों की भी काबिलियत को जानिएगा, तभी तो उसके हिसाब से मामला कीजिएगा। तो ए और बी दोनों होगा। एडगर डेल ने इक्तसाबी तजुर्बात को जिन 3 किस्मों में तकसीम किया है वो क्या है? एडगर डेल ने, तो 74 का जवाब हो जाएगा एडगर डेल ने इक्तसाबी तजुर्बात को जिन 3 किस्मों में तकसीम किया है वो 3 किस्में क्या है? नंबर 1 हो जाएगा इनएक्टिव, हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक है। 2 में है आइकॉनिक, तीसरा है सिंबॉलिक, ठीक है। तो एडगर डेल ने इन 3 किस्मों में अपने तजर्बात को मतलब कि दर्जाबंद किया है कि बच्चा जो सीखता है वो इनएक्टिव तरीके से सीखता है, आइकॉनिक तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से, मतलब इन तीनों की मदद से सीखता है। इनएक्टिव तरीका क्या है? इसमें बच्चा डायरेक्ट तजर्बात हासिल करता है, ठीक है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बच्चा खुद ही इन्वॉल्व होता है तो वो डायरेक्ट तजर्बा हासिल करता है। आइकॉनिक में जैसे फील्ड ट्रिप किया जिसमें ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें सुनना और देखना भी होता है, ठीक है ना, जैसे रिकॉर्डिंग सुन लिया या इसी तरीके से टेलीविज़न देख लिया, मोशन पिक्चर देख लिया, स्टडी ट्रिप पे निकल गया या एग्जीबिशन कहीं लगा उसे देख लिया। तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीखता है जो, उसे आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। ये दूसरा है। तीसरा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या होता है कि लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, इसमें वर्बल सिंबल से होता है, विजुअल सिंबल से होता है, समी व बसरी सिंबल, ठीक है। तो समी व बसरी सिंबल को जो देख करके सीखता है वो इनडायरेक्ट तजर्बात होता है। जैसे वर्बल है, टीचर तकरीर कर रहे हैं तो वो टीचर अपना तजर्बा बयान कर रहा है तो दूसरे के तजर्बात को सीख रहा है, तो वो बिर्रास्त तजर्बात हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी। रास्त तजर्बात, तरसीमी और समई तजर्बात और बिर्रास्त तजर्बात, यही वाला हो जाएगा। आगे चलिए, जिस तर्ज रसाई में मौलिक मिसालों के ज़रिए आम उसूल अख्ज़ करता है उसे क्या बोलते हैं? मिसालों के ज़रिए से आम उसूल अख्ज़ करना मतलब ख़ास से आम की तरफ जाना, ये इंडक्टिव में होता है। आगे चलिए, आईसीटी के इस्तेमाल के ज़रिए तालिब इल्म इन क़ुयूद से आज़ाद होकर इक्तसाब करता है। किससे? वक्त और मकाम से। आप कभी भी मोबाइल पर पढ़ सकते हैं और किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। बरक़ियाती इक्तसाब की 2 अक़साम हैं, सिंक्रोनस है और एक असिंक्रोनस है। मतलब एक में जो है आप अपने दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी आपको देख रहे होते हैं, आप कोई मैसेज किए फ़ौरन वो पढ़ लेते हैं, उधर से वो चैट कर रहे होते हैं, तो सिंक्रोनस हुआ। असिंक्रोनस ये हुआ कि जिसमें जो है आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपको ये पता ही नहीं चलेगी वो सामने वाला मौजूद है या नहीं, ऑनलाइन है कि नहीं है, तो असिंक्रोनस हुआ। ये जो है मेल, जैसे कि ईमेल आपने किया तो सामने वाले को पता नहीं चलता है, ठीक है, तो असिंक्रोनस हुआ। तो बरक़ियाती इक़्तिसाब की यही 2 किस्में हुई, डी वाला, ठीक है। यूएसबी का क्या मतलब है? यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। ज़ैल में से कौन सी खूबी कंप्यूटर से मुतालिक नहीं है? कि वो अपने तौर पर सोच नहीं सकता, वो एक बरक़ी इलेक्ट्रिकल आला नहीं है, वो बगैर किसी गलती के मालूमात को प्रोसेस करता है, वो कितने भी लंबे वक्त तक डाटा को अपने पास रख सकता है। सी और डी तो ठीक है, ये खूबी तो होती है कंप्यूटर में, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचता है कि वो अपने तौर पर नहीं सोच सकता, वो एक बरक़ी आला नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिकल आला तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक में ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉनिक खुद से भी कुछ काम कर लेता है। जैसे आपने गैस चूल्हे पर डाल दिया, 10 मिनट का सेट कर दिया, 10 मिनट के बाद सीटी ऑटोमेटिक बजने लगेगी। या आपने मान लिया कि और कपड़ा धोने वाला जो होता है उसमें भी सेट कर दिया तो वो भी अपने टाइम पर बंद हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल खुद से अपना काम नहीं कर सकता है। बहरहाल तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि वो अपने तौर पर नहीं सोच सकता, ठीक है। चलिए, आम टेलीफोन का इंटरनेट के आले के बतौर इस्तेमाल क्या कहलाता है?
जिसको वॉइस लाइन बोलते हैं, आम टेलीफोन का इंटरनेट के आले के तौर पर इस्तेमाल, वॉइस लाइन। आइए, स्कूल का इंतज़ाम। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियार कमीशन कहते हैं। दौरे हाजिर में तालीमी इंतज़ाम से मुतालिक किस नज़रिए को बेहतर समझा जा रहा है? इन्होंने हुनर लिख दिया, ये बेहतर होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक तर्ज़ इंतज़ाम को बेहतर समझा जाता है। मरकज़ी हुकूमत में वज़ारत तालीम के नाम को वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में कब तब्दील किया गया? ये सितंबर 1985 में। जमहूरी तालीमी इंतज़ाम का उसूल क्या नहीं है भैया? यही है कि अफराद के दरमियान तनाज़ुर ना हो। ये कोई उसूल हुआ? चलिए, लड़ना झगड़ना कब से उसूल हो जाएगा? स्मार्ट गोल में एम से क्या मुराद है? मेजरेबल मुराद है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू हुआ था। आगे चलिए। हिंदुस्तान की पहली ओपन यूनिवर्सिटी के नाम उसके आगाज़ के वक्त क्या था? देखिए, जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका पहला नाम आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था, जो आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे। NCTE को खुद मुख्तार इदारे की हैसियत किस साल में हासिल हुई थी? 1993 में। RI इस मकाम पर नहीं है। रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ नहीं है? दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो मेन सेंटर है। आगे चलिए। NP 1986 से कबल हुकूमत हिंद ने तालीम से मुतालिक सर्वे पर मबनी अपनी रिपोर्ट किस नाम से शाये की थी? ये चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए केस स्टडी, डी वाला ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, माहौलती तालीम। हयातियाती गैस से मुतालिक दुरुस्त जुमले की शनाख्त कीजिए। बायोगैस, बहुत इसका हंगामा सुने होंगे एक वक्त में। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हयातियाती कमियत के उबाल से पैदा होने वाली गैस होती है ये, कि जैसे जो भी वेस्ट होता है, जो भी फुसला होता है, जैसे पत्ता, गोबर, जो भी कचरा है, सब डाल दिया किसी एक गड्ढे में या ड्रम में, फिर वो अपना केमिकल रिएक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन होता नहीं, फिर वो गैस में उबल आता है। फिर जो गैस बनता है वो, उससे हम खाना पकाते हैं, लाइट जलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी। सब्ज़ ईंट को इस नाम से भी जाना जाता है, बायो ईंट के नाम से जाना जाता है, बायो ब्रिक के नाम से। माहौली निज़ाम में तवानाई के बहाव से मुतालिक झैल में से कौन सा सिलसिला सही है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट कीजिए। बी वाला सही होगा। पहले प्रोड्यूसर होगा, फिर कंज्यूमर होगा, फिर डिकम्पोज़र होगा। पहले घास पैदा होगा, फिर उसे टिड्डी खाएगी, फिर उसे मेंढक खाएगा, फिर मेंढक को सांप खाएगा, फिर सांप को चील खाएगा। तो प्रोड्यूसर हो गया घास, हाँ। डिकम्पोज़र हो जाएगा चील को, फिर कोई कीड़ा मकोड़ा तो खाएगा डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा बी। दर्ज झैल में कौन से 3 R's माहौल दोस्त समझे जाते हैं? बाज़गर्दानी, रीयूज़, रिड्यूस। बी है रिकॉल, रजिस्टर, रीड। रिकॉल, रिड्यूस, रैंडम, रिस्ट्रिक्ट, रिबिल्ड, रिड्यूस। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है। माहौल दोस्त माहौलियाती तालीम की बात हो रही है, तो यहाँ पर रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, यही 3 R यही मुराद है। ठीक है, तो अपना जवाब हो गया ए। अगला देखिए। ऐसे फाजिल मादे, बेकार मादा, गंदा मादा, वेस्टेज, जो जरासीम वगैरह के अमल से मुतासिर या ख़त्म ना होता हो, उनसे छुटकारा पाने का बेहतरीन अमल क्या है? उसका बेहतरीन अमल यही है कि उसको जो है रिसाइकिल किया जाए। जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, फेंक देंगे तो वैसे ही रहेगा, दफन कर देंगे तब भी वैसे ही रहेगा। तो आप जो है रिसाइकिल कीजिए। इन्वायरमेंट में क्या शामिल है? गैर जानदार अवामिल, जानदार अवामिल। गैर जानदार और जानदार अवामिल दोनों शामिल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। पानी की नकल मकानी है। पानी की नकल मकानी, जैसे पेड़ पौधे में पानी नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। पानी की नकल मकानी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। वो जानदार ऑर्गेनिज्म जो हवाई आलूदगी की निगरानी करता है कौन है? लाइकेन है, काईनुमा घास है। मौसम नमी वाला हो तो हरा होने लगता है, मौसम खुश्क हो तो सूखने लगता है। एक तरह से वो मौसम की निगरानी कर रहा होता है। ठीक है ना? बताता है मौसम के बारे में कि गर्म है कि ठंडा है, या उसमें नमी है या नहीं है। बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक ही जंगल में कई एक किस्म के नबातात और हैवानात का पाया जाना। तो जवाब हो जाएगा ए। साहिली मरजान, कोरल रीफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हिंद ने उसे मरीन पार्क करार दिया। किसे? खलीज मन्नार को। खलीज मन्नार को हुकूमत हिंद ने मरीन पार्क करार दिया। चलिए आगे। बस ख़त्म हो गया है। इसे आप गौर से सुनिए, इस्तिफ़ादा कीजिए। जहाँ पर शक हो मुझे कमेंट में लिखिए या फ़ोन करके पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाइए। ठीक है,
शुक्रिया।